ये 3 मुद्दा यदि होता, फिर भी मोदी जी इसको संभाल लेते, क्योंकि उनके पास आरएसएस जैसा वैचारिक संगठन है। इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा पार्टी होने का एक अपना ठसक है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे दौलतमंद पार्टी है, और पूरे मीडिया पे उसका कंट्रोल है और गोदी मीडिया उसके सामने नतमस्तक है। ये सच्चाई भी है। उसके पास आईटी सेल है जो सबसे अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है, तो इसको भी मैनेज कर लेती मोदी सरकार। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, और इसी मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी आजकल बड़ा मायूस रहने लगे हैं। मोदी जी के आसपास इतनी मायूसी छाई हुई है, और जिस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वो जब वो देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो बड़ा चिंतित होते हैं। उसका वजह भी है क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं घटी है वो बेहद चिंताजनक है लोकसभा चुनाव को लेकर के। और चूंकि 4 से 5 महीने में लोकसभा चुनाव है और मोदी जी एज अ पीएम के तौर पे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और सपना भी देख रहे हैं, और स्वाभाविक भी है, तो इस वजह से कई ऐसे वजह हैं जो मोदी जी को 24 में पीएम बनने के रास्ते में एक बड़ा सा रोड़ा बन के खड़ा है। आज हम उसी कारण पे बात करेंगे और 4 ऐसे वजह जानने का प्रयास करेंगे जो मोदी जी को पीएम बनने में रुकावट है, और इसकी निष्पक्षता के साथ विश्लेषण करेंगे। 24-25 जनवरी 2023 में जब अचानक रात में 23 तारीख के रात में और 23-24 के रात में 23-24 जनवरी के रात में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, तो जैसे लगा एक बड़ा सा धमाका हुआ, क्योंकि इससे पहले अडानी पे इतने बड़े और व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। ये सच्चाई है कि मोदी जी के करीबी और मित्र गौतम अडानी पे आज से नहीं, विगत 4-5 सालों से लगातार उन पे भ्रष्टाचार का या हेराफेरी का आरोप लगते आया है। लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट सेलिंग कंपनी अमेरिका का ये हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दिया, उसने सारा का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया और मोदी जी पे ये कलंक थोप दिया। और ये पहली बार था जब मोदी जी के इतने करीब रहने वाले कोई व्यक्ति पे इतने बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां कोई भ्रष्टाचार का, स्टॉक में मैनिपुलेशन का मामला उठाया हो और ये मोदी जी के मित्र गौतम अडानी पे चस्पा कर दिया हो। इससे मोदी जी की छवि धूमिल हुई, और उसके बाद लगातार जिसने भी अडानी पे बोला या अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर के बोला, उसको मोदी जी सख्त से सख्त सजा दिए। इसका प्रमाण है कि राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट के अंदर बोला मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर के, अडानी के फेवर को लेकर के, मोदी सरकार जिस तरीके से अडानी को फेवर कर रही है, तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई लोकसभा की। उसके बाद संजय सिंह ने बोला, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद इस संसद की सबसे तेज तर्रार और बेचाल महिला सांसद महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, उन्होंने बोला उनकी भी अब सदस्यता जाने जाने को है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है जिसमें उन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन किया है कि महुआ मोइत्रा की पहले सदस्यता कैंसिल की जानी चाहिए और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से इस पूरे प्रकरण, महुआ मोइत्रा के पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों, गौतम अडानी का मामला ही सिर्फ होता तो ये चीजें थम जाती, रुक जाती, आगे नहीं बढ़ती, नहीं फैलती, नहीं वायरल होती। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हुई है और क्रम में हुई हैं, पूरे मोदी सरकार को झकझोर के रख दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो टशन है, वो बड़ा डैमेज कर सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। और उसका नतीजा हाल में देखने को भी मिला कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजकल न तो संसद विधानसभा में जा रहे हैं, न ही कैबिनेट मीटिंग में जा रहे हैं, न ही योगी जी से मिलते हैं, और न ही वो अयोध्या में जो दीपोत्सव होता है उसमें जाते हैं।
और लोगों का कहना है कि चूंकि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह का आदमी है, इसी वजह से उसके पीठ पे अमित शाह का सह है और अमित शाह चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। पर योगी आदित्यनाथ को हटाना क्या इतना आसान है? इतना आसान भी नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाना, और ये बात मोदी जी भी और अमित शाह भी जानता है। उन दोनों में भी इस चीज को लेकर के वैचारिक असहमति है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उतारा जाना चाहिए या बाद में। अमित शाह चाह रहे हैं कि 24 के लोकसभा चुनाव से पहले योगी को उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी से उतार दें, लेकिन मोदी जी का मानना है कि जिस तरीके से 14 और 19 में उत्तर प्रदेश ने व्यापक पैमाने पे सीटें दी है लोकसभा का, उसको ध्यान में रखते हुए अब इतने करीब में इस तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात योगी भी जानते हैं कि चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हमसे हिसाब किताब दिल्ली दरबार जरूर चुकता करेगा, हिसाब किताब बराबर करेगा। और इसी वजह से ऐसे कई लोग जो योगी आदित्यनाथ के खेमे के हैं और अंदर तक घुस के जानकारी लेते हैं, उनका मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा डेंट देने जा रहा है। अब दोस्तों, अडानी का मामला सिर्फ होता, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी या फिर अमित शाह के टसन को लेकर के होता, तो भी मामला थम जाता। लेकिन इससे भी आगे बढ़ गई जब नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाई, उसका रिपोर्ट भी पब्लिश करवाया, साथ ही साथ ओबीसी के रिजर्वेशन को उसने बढ़ाया, एससी और एसटी के रिजर्वेशन को उसने बढ़ाया। ये एक तरह से पूरे देश में आग की तरफ फैल गया और आज ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग पूरे देश में चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। ये मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस शुरुआती दौर से ही वैचारिक स्तर पे भी आरक्षण का विरोधी रही है। और क्योंकि उसका जो पॉलिटिक्स होता है वो 80-20 का होता है, वो पूरे हिंदुत्व के बल पे ही इस देश में शासन करते हैं, दिल्ली के सत्ता पे बैठे हुए हैं पिछले 10 सालों से। और यदि जातीय जनगणना होती है तो हिंदू में जो जातिवाद है, तो जातीय आधार पे लोग बटेंगे। इसका खतरा मोदी जी को नजर आ रहा है, इस वजह से वो ये वादा नहीं कर पा रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। और यही वजह है जिसके वजह से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में व्यापक पैमाने पे नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी यदि किसी की है तो ओबीसी की है। बिहार में तो 63-64% के करीब आई है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हाल फिलहाल में कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसके आधार पे कहा जाता है, अनुमान लगा करके, जो 52 से 53% के करीब में ओबीसी आबादी पूरे भारत में है। एससी की आबादी तकरीबन 20% के करीब बताई जाती है। उसी रेशियो में एसटी की आबादी 8-8.5% के करीब बताई जाती है। पर सवाल उठता है कि यदि मोदी जी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन जो ओबीसी, एससी, एसटी का है उसको बढ़ाएंगे, तो ओबीसी, एससी, एसटी समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा बीजेपी को। वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि जब तक मोदी जी बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये होगा नहीं, वो स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो वैचारिक स्तर पे ही आरक्षण का विरोध किया है। इसीलिए जो बहुजन है उसके मन में इस चीज का डर है। और दूसरा विकल्प जो उसको मिल रहा है कांग्रेस का या बाकी और भी जो रीजनल पार्टीज है, वो बड़ी आसानी से ये विकल्प दे रहा है कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाएंगे, एससी के आरक्षण को बढ़ाएंगे, एसटी के आरक्षण को बढ़ाएंगे। तो आम जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उसके लिए ये बड़ी सहज स्थिति है कि वो कांग्रेस के साथ जाए, न कि बीजेपी के साथ जाए। अब दोस्तों, ये तीन जो हमने मुद्दा बताया कि अडानी का मामला हो या योगी और अमित शाह के टशन का मामला हो उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जातीय जनगणना करवाई है, ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया है,
ये 3 मुद्दा यदि होता, फिर भी मोदी जी इसको संभाल लेते, क्योंकि उनके पास आरएसएस जैसा वैचारिक संगठन है, इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा पार्टी होने का एक अपना ठसक है कि बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे दौलतमंद पार्टी है, और पूरे मीडिया पे उसका कंट्रोल है और गोदी मीडिया उसके सामने नतमस्तक है। ये सच्चाई भी है। उसके पास आईटी सेल है जो सबसे अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है, तो इसको भी मैनेज कर लेती मोदी सरकार। लेकिन हाल फिलहाल में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश के सांसद, केंद्र में कृषि मंत्री और मोदी जी के बड़ी करीबी और भरोसेमंद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ है और लगातार 4 वीडियो जगमनदीप सिंह ने कनाडा से जो रिलीज की है, वो बेहद बेचैन करने वाली न्यूज है। बीजेपी, मोदी, आरएसएस ये सब तनाव में है कि आखिर ये जो मामला है इसको कैसे डील करें। ये 100, 500, 1000 करोड़ का मामला नहीं है, ये 10,000 करोड़ रुपए का मामला है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम का ये मामला है। और जो जगमनदीप सिंह है, जो कनाडा से लगातार उन्होंने इंटरव्यू भी किया था कई सारे लोगों के साथ, बाद में उन्होंने 3-4 वीडियो भी रिलीज की और उन्होंने कहा कि 800 से 900 एकड़ जमीन में कनाडा में गांजे की खेती देवेंद्र सिंह तोमर, जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं, वो गांजे की खेती करवाता है कनाडा में। हालांकि वहां गांजा की खेती करना लीगल है, लेकिन प्रश्न उठता है कि ये पैसा कहां से आया। ये जो इंडिया से नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर जॉर्जिया होते हुए कनाडा जो पैसा भेजता है, ये कौन सा पैसा है आखिर? ये करता क्या है? कौन सा बिजनेस करता है जो इसके पास इतनी अपार 10-10 हजार करोड़ रुपए की दौलतें आ गई है? इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास खनन मंत्री था, अब वो कृषि मंत्री हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लग गया है मोदी जी पे, अडानी का मामला, फिर नरेंद्र सिंह तोमर का मामला, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कमजोर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह और योगी के बीच जो टशन है, उस टशन के माध्यम से और उस टशन के परिणाम स्वरूप अमित शाह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न रहे, बल्कि उनके अपने भरोसेमंद आदमी केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। और सबसे जो इंटरेस्टिंग है और अचानक और बड़ी तत्परता के साथ नीतीश कुमार ने बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई और साथ ही साथ विंटर सेशन में उन्होंने जो ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाया है, इससे आजकल बहुजन समाज बड़ा खुश नजर आ रहा है। और ये पूरे भारत में ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, उसके माध्यम से यदि ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के लोग पिछड़े हैं, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके रिजर्वेशन बढ़ाने पे भी विचार की जानी चाहिए केंद्र स्तर पे, भारत के स्तर पे। अभी तो बिहार में राज्य स्तर पे हुआ है, केंद्र स्तर पे होना चाहिए, ताकि बाकी जो केंद्र स्तर पे बहालियां होगी, केंद्र स्तर का जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां रिजर्वेशन का लाभ मिले। तो ये 4 जो सबसे बड़े इशू हैं, वो मोदी जी को 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने में, एज अ पीएम के तौर पे तीसरी बार शपथ लेने में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और साथ ही साथ बीजेपी राज्यों में भी सिमटती जा रही है, क्योंकि अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए थे कुछ दिन पहले, गुजरात का, कर्नाटका का और फिर हिमाचल का, जिसमें 2 राज्य बीजेपी लूज कर चुकी है। कर्नाटका हार गई, वहां कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल हार गई, वहां कांग्रेस की सरकार बनी, और वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात जीती है। और अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है और यहाँ से जो संकेत मिल रहे हैं कि ऐसी उम्मीद और कयास लगाई जा रही है कि बीजेपी ऐसा न हो सारा का सारा स्टेट लूज कर जाए, एक भी राज्य वो न जीत पाए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, ऐसा खबर वहां से आ रहा है। तो ये न ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और न ही मोदी जी के लिए। तीसरी बार पीएम बनने के लिए जो रास्ते सुगम होने चाहिए थे, उन राज्यों में उनकी जो मजबूती होनी चाहिए थी, क्योंकि वहीं से लोकसभा सीट आता है,
जिसकी वजह से मोदी जी पीएम बनते हैं। अभी खबर ये जो है वो अच्छी नहीं है, ना ही मोदी जी के लिए ना ही बीजेपी के लिए। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।